जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं और जो संभावित सवाल है वो भी इसमें है जो कि आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त ने या फिर आपने खुद ने या आपके किसी बड़े भाई ने इसका एसएससी का एग्ज़ाम दिया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों जीके में। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं मैं उन्हीं को लेकर आता हूँ, आप यकीन कीजिएगा। तो इसका लाभ उठाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है 239, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 228। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 239। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 233 में क्या है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ये जो उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। 224 में क्या है दोस्तों, अन्य अतिरिक्त या कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का वर्णन है 224 में। अब आर्टिकल 228 में क्या है, तो कुछ मामलों को, तो आर्टिकल 228 में कुछ मामलों को जो न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने से संबंधित इसका आर्टिकल है दोस्तों 228। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ। ऑप्शन है आपके पास 1925, 1932, 1938 और 1942। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। एक तो कौन कौन शामिल थे इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी आदि जो क्रांतिकारी नेता है उन्होंने वो शामिल थे। इसमें अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा गया था दोस्तों। अब है कि 1928 में क्या हुआ था, डिस्कस कर लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन आया था दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं कि 3 फरवरी 1928 को है ना बम्बई में आया था साइमन कमीशन, और इसका आपको पता है कि विरोध भी हुआ था। अब है 1938 में, तो 1938 की महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों कि जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, हरिपुरा अधिवेशन। अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये हरिपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों ना। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो लिनलिथ गो वहाँ के जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान होगा। और कौन सी है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है, गुरु शिखर हमारी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगर आपको स्टैटिक पढ़नी है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें दोस्तों कुछ 29-30 वीडियो हैं और लमसम सब 10-15 मिनट के हैं। अगर आप देखोगे तो ये लगभग आपको 2 घंटे में पूरे हो सकते हैं वीडियो, अगर आप उसको 2x में चलाओगे, और याद भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो गुजरात है, गुजरात में गुजरात के पालनपुर से ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है और दिल्ली के रायसेन पहाड़ी है वहाँ तक है। और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ठीक है, 692 किलोमीटर। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हरियाणा है, हरियाणा की जो राजधानी है उनका क्या नाम है, उसका क्या नाम है दोस्तों, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। और गुरु शिखर की मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी ऊंचाई क्या थी, तो 1722 मीटर यहाँ की ऊंचाई है गुरु शिखर की, ठीक है ना, 1722 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों,
तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये जो जीका वायरस रोग है यह मुख्यतः मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, तो प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो किस मतलब जो मच्छर है इसके द्वारा फैलाया जाता है दोस्तों ये सवाल, ये जो रोग है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है ल्यूकेस मच्छर, एडिस मच्छर, हिमागोगस मच्छर या एनाफ्लीज मच्छर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एडिस मच्छर द्वारा ये रोग जीका वायरस फैलाया जाता है। अब एनाफ्लीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो जो वायरस से होने वाले रोग है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो वायरस से होने वाले रोग है इसमें आप एक नोट कीजिएगा दोस्तों, एक तो चेचक, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस, और एक एड्स भी इसमें नोट कीजिएगा वायरस में। फिर है जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलाए जाने वाले रोग। तो हम बताते हैं आपको कि जीवाणु से फैलाए जाने वाले रोग एक तो प्लेग है, टेटनस है, डिप्थीरिया, तपेदिक व निमोनिया, और 6 रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या एक थोड़ा और नोट कर लीजिए इसमें प्रोटोजोआ जिसको परजीवी हिंदी में कहते हैं, ये इसके द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, मतलब इससे होने वाले रोग। तो इसमें लिखिएगा दोस्तों एक तो मलेरिया, एक पेचिस और डायरिया, टाइफाइड और पायरिया, कालाजार और अमीबा रुग्णता। अमीबा रुग्णता नामक रोग होता है, वो भी इस प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नए सवाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्त अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपके पास ऑप्शन है 1925, 1920, 1928 और 1930। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछे कि किनके द्वारा की गई, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी ये अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। और 1920 में अगर हम और डिस्कशन करें तो नागपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, वो याद रखिएगा 1920 में। और इसके जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो विजय राघवाचारी ने इसकी जो अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं और 1925 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था और कानपुर अधिवेशन की ये जो अध्यक्षता है वो की थी सरोजिनी नायडू ने। इसको याद रखिएगा, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब है 1930 दोस्तों। तो 1930 में क्या हुआ था, आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 में भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंपे गए थे। ठीक है, और सरकार को सीधे वसूली करती थी। तो इस जो व्यवस्था है इसे क्या कहा गया था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है तालुकदार, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या मालगुजारी। इसमें क्या है दोस्तों कि जो व्यवस्था चलाई गई थी उसका नाम बताना है जिसमें कि भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो रैयतवाड़ी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंपा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर मैं पूछूं कि इसको किसने चलाया था, तो थॉमस मुनरो नामक अंग्रेज था, उसने चलाया था, थॉमस मुनरो। और कहाँ पर चलाया था, तो मद्रास और मुंबई में 1820 में चलाया था। आप इसको नोट कीजिएगा दोस्तों कि मेरे से कम नोट होता है यहाँ पर, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप इनको नोट करते जाइएगा। अब है अगर मैं बात करूँ महलवाड़ी की, तो महलवाड़ी में क्या होता था कि जो गांव के मुखिया होते थे उनके साथ
मतलब जो सरकार है का लगान वसूली का कार्य होता था। इसको किसने चलाया? तो जो विलियम बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग आप सब जानते होंगे, उन्होंने इसको शुरू किया था। अब तालुकदार क्या होता है? तो एक बड़ा जमींदार होता है, उसे तालुकदार कहते हैं। और अगर हम बात करें कि मालगुजारी क्या है, तो ये एक प्रकार का टैक्स होता था जिसमें बोई जाने वाली फसल पर कर लिया जाता था, कि जो आप फसल बो रहे हैं उस पर कर देना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी जुड़े रहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? आपके पास ऑप्शन है अनुसूची 10वीं, 4वीं, 5वीं या 8वीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि अनुसूची 10 में भाषाओं का उल्लेख है, तो यही राइट आंसर होगा। अब सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है कि अनुसूची 8 ना, इसमें भाषाओं का उल्लेख है, आप याद रखिएगा। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित, ठीक है, दल बदल संबंधित। अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के प्रशासन का वर्णन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? आप इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास थियामिन, निकोटिनिक एसिड, फाइलोक्विनिन व राइबोफ्लेविन। राइट आंसर होगा दोस्तों फाइलोक्विनिन, K1 को और कहते हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि थियामिन को कौन सा विटामिन कहते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन बी नहीं दोस्तों, विटामिन B1 से याद रखिएगा आप, तो थायमिन होगा। अब निकोटिनिक एसिड, तो निकोटिनिक एसिड होता विटामिन B3 होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा कि कौन सा होता है विटामिन। और राइबोफ्लेविन की बात करें तो विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस किसका विरोध के लिए मनाया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है रोलेट एक्ट, कैबिनेट मिशन योजना, मार्ले मिंटो सुधार या साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि रोलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना है कि ये कब आई थी? तो मार्च 1946 में ये आई थी। मार्ले मिंटो सुधार, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए थे। साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन आया था जिसका विरोध हुआ था, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी के मार के कारण मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें कि लाला लाजपत राय का नारा क्या था, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि उनका कथन क्या था? ये आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताइएगा। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि मोदिएट्टू और ओडिसी, सत्रिया या कथक। राइट आंसर होगा दोस्तों कथक के लिए सितारा देवी प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया के जनक शंकरदेव को माना जाता है, शंकरदेव को, और ये हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है होगा। ओडिसी को पुनर्जीवित करने की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम ओडिसी में केलुचरण महापात्रा, ठीक है। और ये मोदिएट्टू क्या आता है दोस्तों? तो ये केरल का एक लोक नृत्य है जिसमें देवी काली और दानव दारिका की लड़ाई का वर्णन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास कि देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी,
प्रयागराज और उज्जैन। राइट आंसर क्या का दोस्तों कि ये जो वाराणसी है यहाँ पर देव दीपावली नामक त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किसकी सहायक नदी है। तो इसमें सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो जवाई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये तो वो बताना है आपको। ऑप्शन में दिए हुए हैं कि चंबल नदी की है, बनास नदी की है, माही नदी की है या फिर लूनी नदी की है। तो आपके पास राइट आंसर होगा दोस्तों चंबल नदी की वह नदी सहायक नदी है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो यहाँ पर एक तो जवाहर सागर बांध लिख लीजिए आप, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे दोस्तों। और जो ये इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है जावा पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से ये उद्गमित होती है। और बनास नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो बनास नदी की बात करें तो ये रावली की खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद राजस्थान से उद्गमित होती है। माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। और ये कहाँ पर है, ये एमपी मध्य प्रदेश एमपी में है। लूनी नदी नाग पहाड़ी से उद्गमित होती है, आप याद रखिएगा नाग पहाड़ी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और लूनी नदी नाग पहाड़ी अजमेर से उद्गमित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई। तो आपके पास ऑप्शन है बेलोर लोधी, जलालुद्दीन लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी। राइट आंसर होगा दोस्तों बेलोर लोधी द्वारा ये इसकी नींव लोधी वंश की रखी गई थी। अब सिकंदर लोधी ये इसका यहाँ का दूसरा जो शासक है इस वंश का सिकंदर लोधी था। और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। और आप इब्राहिम लोधी से याद रखेगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विचड़ो नृत्य से संबंधित कौन सा राज्य है। तो आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, गोवा, गुजरात व मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गुजरात। अगर मैं पूछूँ कि नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड। गोवा में कौन सा फेस्टिवल है तो सिग्मो फेस्टिवल याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल है तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व के परमाणु क्रमांक 10 है। आपके पास ऑप्शन है कि हीलियम, नियॉन, कार्बन या लिथियम। राइट आंसर होगा दोस्तों नियॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य संशोधित हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। राइट आंसर होगा दोस्तों ये बांग्लादेश और 2015 में हुआ था, आप याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बांग्लादेश की बात करें तो ये राजधानी तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है टका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। अगर आप दोआब नहीं जानते तो दोस्तों जो 2 नदियाँ होती है जैसे ये 2 नदियाँ हैं इनके बीच ये जो क्षेत्र है इसको दोआब कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है व्यास और सतलज, रावी और चेनाब, गंगा व घाघरा, सिंधु और झेलम। तो आप ये बताइएगा कि रेचना दोआब किनके मध्य है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों रावी और चेनाब के मध्य। रावी और चेनाब के मध्य ये रेचना दोआब है। अगर हम व्यास और सतलज की बात करें तो इनके मध्य कौन सा दोआब है तो विष्ट दोआब इनके मध्य है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक दो और ये कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए आप दोआब को। एक तो चाच दोआब नाम से है जो कि
चिनाब और झेलम के मध्य है। एक आप बरीदाओप, इसको नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये व्यास और रावी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष निकले थे। आपके पास ऑप्शन 1932, 1945, 1941 या 1939। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1941। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को नोट करना है आपको। देश की प्राचीन झीलों में से एक लोनिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी। राइट आंसर होगा दोस्तों भोपाल। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई। तो 2016, 2020, 2014 या 2018। राइट आंसर होगा दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 21, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी और जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो आपके पास ऑप्शन है काकतीय वंश, कर्ण वंश, कलचुरी वंश या कौरवी वंश। राइट आंसर है दोस्तों कर्ण वंश की उसने स्थापना की थी वासुदेव ने। ठीक है, अगर हम शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब काकतीय वंश से आप याद रखिएगा रुद्रेश्वर मंदिर को काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों ये रुद्रेश्वर मंदिर को हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा, कहीं रामप्पा मंदिर के स्थान पर रुद्रेश्वर मंदिर नाम आ सकता है। और इसको जो रामप्पा मंदिर को आपको पता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया था। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था, तेलंगाना में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइटस कैंसर होता है। आपके पास ऑप्शन है कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। राइट आंसर होगा दोस्तों जीवाणु के द्वारा साइटस कैंसर होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।